प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की विकासशील अर्थव्यवस्था में अकादमिक संचालित स्टार्टअप की भूमिका रेज 2024 विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। जम्मू बस स्टैंड रोड पर पेश आया एक हादसा। रोड क्रॉस करते समय टेंपो के नीचे आने से युवक की हुई मौत। जम्मू के तहसीलदार बाहू कार्यालय पर चल रही है सीबीआई की छापेमारी और खंगाले जा रहे कई दस्तावेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां दाबी ने आली मस्जिद श्रीनगर में सेरत सम्मेलन में लिया भाग। लाल चौक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने किया बड़ा सेमिनार। कई प्रमुख नेताओं ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सभी बुनियादी चीजें हुई हैं महंगी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एनआईटी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विकासशील अर्थव्यवस्था में अकादमिक संचालित स्टार्टअप की भूमिका 2024 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। अपने भाषण में उपराज्यपाल ने इस पहल की सराहना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और उद्योग को प्रेरित करने, सशक्त बनाने और जोड़ने के लिए एक वातावरण बनाना और छात्रों को स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का नेतृत्व करने के लिए मार्गदर्शन करना है, और कहा कि स्टार्टअप विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच की खाई को पाटने के लिए शक्तिशाली साधन है। रोल ऑफ एकेडमिक ड्रिवन स्टार्टअप्स इन डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी विद्वज्जनों का, देश भर से आए हुए सभी विशेषज्ञों का और सभी महानुभावों का मैं जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक मंच पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के बड़े विद्वान, इंटेलेक्चुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स का जुड़ना दरअसल वर्तमान में दुनिया में हो रहे परिवर्तन की एक झलक प्रदान करता है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मुझे लगता है कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हायर एजुकेशन कैंपस में इनोवेशन और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह आयोजन स्टूडेंट्स, भावी इनोवेटर्स तथा एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक झरोखे जैसा है, जहां से आपको कुछ नए इंसाइट्स, आइडियाज दिखाई पड़ सकते हैं और एकेडमिया, इंडस्ट्री तथा पॉलिसी मेकर्स की साझेदारी से स्टार्टअप कल्चर के विकास और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को एक बेहतर भविष्य के लिए गढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बढ़ाने में हमारे एकेडमिया के लोग काफ़ी सहायता कर रहे हैं। अभी अनेक एक्सपर्ट्स आपके सामने विचार रखेंगे, कुछ ने अभी मेरे पूर्व अपनी बात कही है। शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित स्टार्टअप्स और अर्थव्यवस्था में उनके माध्यम से निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर अभी आगे और भी विचार आप सुनेंगे। उनके आइडियाज़ और स्टार्टअप्स को लेकर उनके इंसाइट्स कैंपस के भीतर इनोवेशन का रचनात्मक आंदोलन शुरू करने तथा सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से एजुकेशन को कैसे मोल्ड किया जाए, ये उपयोगी होगा, सार्थक होगा। मैं बात शुरू करूं उसके पहले थोड़ा इतिहास की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। अगर अभी हाल ही में दुनिया के एक तो बड़े अर्थशास्त्री ने काफ़ी रिसर्च के बाद
जो लिखा है या बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 11वीं शताब्दी में दुनिया की इकोनॉमी में जो भारत का कंट्रीब्यूशन था वो मोटे तौर पर 33% था और 15वीं शताब्दी आते आते वो घट करके 25% हो गया। मैंने एक समय था 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा हिस्सा लगभग 1/3 था और 15वीं शताब्दी आते आते वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा हिस्सा 1/4 हो गया। 15वीं शताब्दी के बाद का जो कालखंड है वो आक्रांताओं और आक्रमण का कालखंड है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने संघर्ष करके लंबे कालखंड की गुलामी से देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। 1950 में जब अनुमान किया गया तो उस समय भारत का योगदान वर्ल्ड इकोनॉमी में महज 4% रह गया, 4%। ये विचारणीय बिंदु है कि आखिर हमारी ऐसी स्थिति क्यों थी कि हम दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में 1/3 या 1/4 कंट्रीब्यूट करते थे। तो मुझे लगता है कि उत्तर बड़ा स्पष्ट है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस समय दुनिया के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ इनोवेशन होते थे, इन्वेंशन होते थे, वो हमारे देश में थे। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, समय भी नहीं है कि मैं। अब फिर भारत ने राह अपनी बदली है, पकड़ी है और अभी 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सर्वेक्षण के बाद ये बात आई है कि आज वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन 15% हो गया है। जम्मू बस स्टैंड रोड पर एक हादसा उस समय पेश आया जब एक युवक रोड पार कर रहा था और तेज रफ्तार टेम्पो के नीचे आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई और टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। ने फुटेज बनाए थे, डिवाइडर्स बनाए थे, उसकी वजह से उसमें ट्रैफिक पुलिस कर्मी की जान गई थी। हाँ जी सर। तो ये तो क्रॉसिंग की वजह से यार कुछ यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं सीधे दूसरी साइड जाने के लिए, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई है। वो स्पीड बेहद ज्यादा, टेम्पो की स्पीड तो थी जो आम लोग नहीं मैम फुटेज में तो दिखाई दे रहा है कि थोड़ी टेम्पो तेज ही था। अब आगे पता चलेगा, प्रशासन देखेगा, साहब देखेंगे कैसे हैं क्या चीज़। जिसकी जान गई उसकी उम्र कितनी होगी? सर 40 ईयर्स आई थिंक, कह सकता हूँ मैं। 2 थे, वो एक बुजुर्ग भी था उनके साथ। कहाँ के रहने वाले थे सर ये मेरे ख्याल से डोडा साइड के थे, पहाड़ी इलाके के थे, तो रोड क्रॉस कर रहे थे। वो कितने व्यक्ति और थे? एक और था उनके साथ, वो यहाँ पे ही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, 2 व्यक्ति। एक को ऑन स्पॉट ही हो गई थी, वो पीछे हो गया था, तो दूसरा ठीक ठाक है। नहीं वो ठीक, यहाँ पे थे वो बॉडी के साथ गया मेरे ख्याल से। काफी स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, तो कम से कम स्पीड कंट्रोल तो हो। दो व्यक्ति मारे गए उनके साथ, और कौन थे? उनके साथ 2-3 बंदे थे, वो बेचारा मर गया। आप क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या ना, बेचारा हम बिल्कुल ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। अगर उसके कोई चांसेस होते तो हम हॉस्पिटल लेके जाते, उसका कुछ बचा ही नहीं था। वो एक्चुअली उसकी बिल्कुल जाके ही डेथ हो गई। जैसे वो गिरा उसके बाद उसकी मौत। क्या लगता है सर? बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी यहाँ पे आला अधिकारी हैं, जो भी इस रोड को मेंटेनेंस को देखते हैं, हमने काफ़ी बार कहा भी कि यार मेहरबानी करके यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का इंतजाम करिए, क्योंकि कम से कम जो है गाड़ी स्पीड में आ रही है वो कंट्रोल में हो जाए। आज एक मरा, कल और मरेंगे, ऐसे ये फुटेज के माध्यम से कुछ पता चल सके? अभी देख रहे हैं, डाल रहे हैं, उसमें उसका नंबर तो आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी आधे अधिकारी देख रहे हैं, जो इस रोड में आप देख सकते हैं, इस रोड पे ट्रैफिक विभाग को बताने का प्रयास हम बोल के थक चुके हैं। कितने लोगों को बताएं, अब हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी बातों पे। अगर ये खुद देखने वाली बात है भाई, इतना बड़ा गेट है, इतना क्राउड होता है यहाँ पे, कम से कम एक स्पीड ब्रेकर लगवाइए जिससे कि मौत होने से बच जाए, हादसा होने से बच जाए। अब ये देखिए हादसा तो चलते रहेंगे। मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैंने खुद कम से कम 15-20 बंदे बचाए होंगे। सीबीआई कुछ अनियमितताओं के सिलसिले में तहसीलदार बाहू राजू समयाल के कार्यालय में छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि कोई जरूरी सूचना मिलने पर तहसीलदार बाहू कार्यालय में आज सीपीआई ने छापेमारी की, जिसमें उन्होंने कई जरूरी दस्तावेज खंगाले।
जो कि अभी अंदर हालांकि देखिए बड़ी ये फिलहाल इस वक्त जो है बाहर आते हुए और एक डेट जो है वो यहाँ पर जारी और स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर ये देखिए यहाँ पर पैसे कहीं ना हम बात करें तो कैश काउंटिंग मशीन जो है वो फिलहाल यहाँ पर जो है वो लेकर गए हैं और हालांकि अब CBI ने यहाँ पर रेड की जिसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने आली मस्जिद श्रीनगर में सीरत सम्मेलन में भाग लिया। अंद्राबी ने कहा कि हमें छात्रों को दुनियावी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, ताकि वे बाकी दुनिया से भी मुकाबला कर सकें और अपने मूल्यों की भी पहचान उन्हें हो सके। महफिल मुंतजिर हैं देर से ए आली वकार, अहले महफिल मुंतजिर हैं ए देर से आली वकार, आपके आने का था सभी को इंतजार। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। इस शहर के साथ एक वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन ले, एवं ले लम्हे ये बार बार मैसर नहीं होते, इससे मेरी मुराद नाज़नीन अफजल लगई जरियारन सहाबे गई जरियारन सहाबे चटुम लोल नारन जिगर वसल्लम के ज़ुहूर के बाद ही ये जो आप नूर देख रहे हैं, अमन देख रहे हैं, कायनात में हर तरफ खुशबू देख रहे हैं, गुलाबों की खुशबू हर तरफ महकी, जब रसूल नाज़नीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू बॉर्नविच स्कूल हवल में सीरत कॉन्फ्रेंस का ये जो प्रोग्राम है उसमें हम शामिल होने आए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे और बच्चियाँ बहुत ही मोहतात और काबिलियत के साथ अपना उन्होंने जो भी यहाँ पे पेश किया तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये स्कूल काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, ऐसे ही इन्होंने 72 में यहाँ पे दाग बेल डाली है और अभी इनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी काबिलियत के ये मालिक हैं। हम चाहेंगे कि स्कूलों में सीरत कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि दीन और दुनिया दोनों को चलाना ज़रूरी है। बच्चों को दीनी तालीम भी होनी चाहिए और दुनियावी तालीम से वो आगे बढ़ते हैं और दीनी तालीम से उनका जहन रोशन होता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात से सरफराज होना हमारी जनरेशन और आज के बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे उनका विजन बहुत वास्ट हो जाएगा। कुरान मजीद में ही आप देखते हैं साइंस, डिस्कवरीज, इन्वेंशन सारा लिखा हुआ है, तो जब उसकी तालीमात होगी और रसूल नाज़नीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में जब आज की जनरेशन। कांग्रेस ने आज लाल चौक विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस नेता भरत सोलंकी, वकार रसूलवानी, चौधरी लाल सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस बैठक में बड़ी संख्या में कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और इस मौके पर लाल चौक विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष मंजूर अहमद भट्ट ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देने का समय आ गया है। जब कांग्रेस का शासन था तब गैस सिलेंडर 350 रुपए में था, लेकिन भाजपा सरकार इसे 1000 रुपए से अधिक पर दे रही है। बिजली दरें आसमान पर पहुंच गई हैं और महंगाई अब तक के उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सभी बुनियादी चीजें महंगी हो गई हैं। बीच रोटेशन करें तब तक हम गए थे। आप
सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सब आए हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। मंजूर जो तारीफ के मसला नहीं है हमने मने PCC प्रेसिडेंट जो इस जलसे के नहीं सर बंद नहीं होते। जीत हमारी, जीत हमारी। लालो महाराज लालो, हमको वजीर आला। लालो महाराज लालो, हमको वजीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने यहाँ लोग आए हुए हैं हम इसके शुक्रगुजार हैं। पहले मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद करता हूँ। मैं एक छोटा कार्यकर्ता DDC मेंबर इलेक्टेड हूँ। मेरे कहने पे ये आए। ये एक बड़ी बात होती है कि जब मैंने 4 साल इधर काम किया, जितना भी काम जो हमको 30 साल से पेंडिंग था, वो काम मंजूर अहमद भट्ट जो कि DDC मेंबर है, जिसने वो करके दिखाया। लोगों ने देखा मंजूर अहमद भट्ट उसने इन 4 सालों में क्या किया। लोग समझते हैं, लोग अब बेवकूफ़ नहीं है कि कोई बड़ा लीडर होगा, लेकिन जब वो लोगों के बीच में नहीं आता है फिर तो उस वजह से जब हमको कोई छोटा बंदा हमारे को फ़ोन करता है या हमारे पास आता है कोई भी काम का कोई भी किसी भी मसले में, तो हम उनका पूरा इज्जत करते हैं, पूरा लोगों का काम करते हैं। कोई भी मसला होता है, इसलिए ये मुमकिन हो गया कि जब मैं लोगों का काम करता था तब लोग यहाँ आ गए, वरना नहीं आए। तो देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपने हाल ही में देखा जब अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हमने यहाँ अपोजिशन पार्टियों की जमानत जब्त की। हमने यहाँ 19,200 कुछ वोट यहाँ से लीड दे दी। मैं सब पार्टियों को अपनी तरफ से चैलेंज करता हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना जलसा बढ़कर, इतना जलसा करके दिखाए, इतना बड़ा जलसा। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था बालटाल से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शनों का जोश भी देखने को मिला। बाबा बर्फानी के जयघोष से पूरा वातावरण रंगा हुआ नजर आया और आए हुए श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भी खूब सराहना की। माई नेम इज श्रवण बिश्नोई, हरियाणा से, फतेहाबाद जिला से, गांव नाडोड़ी से। और फास्ट यात्रा है हमारी। और परसों आए थे हम, कल हमारे आए थे एंट्री के लिए, एंट्री नहीं हुई थी हमारी। और अभी आज सुबह फिर KYC करवा के और फिर एंट्री करवाई है। और ऐसे ठीक है, बढ़िया है जी, श्रद्धालु आने लग रहे हैं। अच्छे श्रद्धालु आएंगे अब की बार। सुविधा भी अच्छी है, आर्मी की सुविधा अच्छी है और वैसे बहुत अच्छा है माले अब की बार में। भंडारे भी अच्छे लग रही हैं, सेवा भी अच्छी होने लगी है।
थैंक यू। मेधा श्रीवास्तव नाम, लखनऊ से हैं, 2 साल हो रहे हैं, पहली बार बालटाल की तरफ से कर रहे हैं और इंतज़ाम अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा नाम कैसा लगा आपको यहाँ कश्मीर में आके? मेरा नाम एकता है और मैं हरियाणा से हूँ। हम फर्स्ट टाइम आए अपनी फैमिली के साथ और बहुत अच्छा लगा कश्मीर आके। और इस बार स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा आ रहा है, आईडी कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिल रही। जो लोग सोच रहे हैं कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाएं तो ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजाम हैं यात्रियों के लिए, हाँ इस बार अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है इस बार। हाँ जी, और मेन ये है कि आरएफ आईडी कार्ड के बिना बिल्कुल भी एंट्री नहीं, नीचे से वापस भेज रहे हैं। अब बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी कश्मीर आने के लिए डर रहे हैं? अमरनाथ यात्रा के लिए इतनी कोई रिस्क ही नहीं है और बस हाँ थोड़ा चढ़ाई का है तो धीरे धीरे करके चढ़ सकते हो आप। पूरे डॉक्यूमेंट लेके आए। विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने आज बारामूला शहर का दौरा किया। उनके साथ एडीडीसी बारामूला जल शक्ति जीवन एक्सचेंज एजाज अहमद बट्टू भी मौजूद रहे। उन्होंने जीएमसी बारामूला जल निस्पंदन संयंत्र, महिला डिग्री कॉलेज, क्लॉक टावर चारिया की भी समीक्षा की। करना चाहूंगी, कस्बे में एक इस किस्म का तसव्वुर दिया जाता है कि कस्बे में काम नहीं हो रहे हैं या जो कस्बे की जो पेरिफेरी जो रूरल बेल्ट पड़ता है उसमें काम नहीं हो रहा है। उस हवाले से मैंने आज यहाँ विजिट किया। जो नए प्रपोजल्स हैं इसके बारे में तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो ऑलरेडी जिन पे काम हो रहा है उनका इंस्पेक्शन हमने किया, जिसमें 100 बेडेड हॉस्टल एट पॉलिटेक्निक कॉलेज का है। काम से मैं बड़ी सेटिस्फाई रही, कानसपुरा में है और मुझे यकीन है कि एक्सपेडाइट होगा काम और जो कुछ डिफिकल्टीज हैं वो उनको रिमूव करके काम को एक्सपेडाइट किया जाएगा। इसके बाद क्लॉक टावर के सामने मैंने देखा, लाइब्रेरी का भी देखा। आपको याद होगा कि लाइब्रेरी का काम पिछले 2 साल से जो है कुछ इसमें हर्डल्स तो थे, लेकिन तब वो हर्डल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर हमने दूर किए और आज एक लाइब्रेरी, शानदार लाइब्रेरी जो है यहाँ कस्बे के लोगों को ये सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ये खूबसूरत सा क्लॉक टावर भी पीछे बना हुआ है। इसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल का ऑफिस जो है कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही इसका काम शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि जिस स्पीड से काम हो रहा है, अगर इनको फंड्स वक्त पे मिला तो मुझे उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक जो है ये मुकम्मल हो सकता है। इसके बाद ऑन गोइंग वर्क्स जो है जीएमसी बारामूला जो एक बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट कैटर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट अपना कुपवाड़ा के पेशेंट्स का फ्लो भी है, बांडीपुरा के। तो इसमें जो एक पानी के है स्कीम है उसमें हमने देखा और जाके जो स्टेटस उसका देखा, मुझे उम्मीद है कि 15 दिन में वो मुकम्मल हो जाएगा। और कितने बेडेड हॉस्पिटल है हमारा, हॉस्पिटल के साथ जो हमने एडिशनल एकोमोडेशन है उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा तेजी करने की जरूरत है। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आवेदन करने के 1 महीने के बाद ही वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया। ये मान्यता श्रीनगर को जयपुर के बाद ये सम्मान पाने वाला भारत का दूसरा शहर बनाती है। सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने कहा कि हम इस मान्यता को सम्मानित महसूस कर रहे हैं और श्रीनगर में अगली विश्व शिल्प परिषद की बैठक की मेजबानी करने के लिए काम कर रहे हैं। सिंह ने कश्मीर के जनरल जेड के सहयोग से हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी रेजिंग द बार प्रोटोटाइप्स ऑफ न्यू एज प्रोडक्ट्स इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस उपाधि से स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही शहर के कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की जानिब से हाल ही में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर चुना गया। आपको लगता है काफी वक्त लगा ये एजाज देने में? नहीं, मेरे को नहीं लगता। हमने अप्लाई करा और उन्होंने कुछ महीनों में ही हमें एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ पहले भी हो सकती थी, लेकिन हर एक समय का टाइम होता है, हर एक चीज़ का समय होता है
और हमने जब हमने अप्लाई करा उसके उन्होंने बहुत जल्दी ही हमें एक्सेप्ट करा और इसमें इंडिया में ये दूसरी सिटी है जयपुर के बाद जिसको ये मतलब ऑनर मिला और वी आर वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने हमें श्रीनगर को चुना इसके लिए। और हमारी कोशिश है कि अगले वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का जो वो उनकी जो मीटिंग होगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे G20 हुआ था वैसे उसकी मीटिंग भी हम यहाँ कर पाएँ। आपने सबने भी देखा ये एग्जीबिशन है तारिक साहब के बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की और ये कश्मीर आर्ट एम्पोरियम में हमारी कोशिश रहती है कि हर एक हफ्ते कोई नया आर्टिस्ट होए, कोई नया एंटरप्रेन्योर होए जो बड़े इनोवेटिव और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बना रहा है उसको यहाँ पेश करें ताकि लोगों को पता चले, लोग उनके प्रोडक्ट्स देख पाएँ, उनको भी प्रोत्साहन मिले और लोगों को भी पता चले कि अलग अलग तरह के कैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कैसे आर्ट को रीपर्पस करा जा सकता है, कैसे डिज़ाइन इनोवेशन से नए नए प्रोडक्ट्स बनाए सकते हैं। और मेरे राय में ये जो आज का एग्जीबिशन है तारिक साहब का, ये सब रिफ्लेक्ट करता है द बेस्ट ऑफ what you can do in design innovation, best of what you can do in terms of using local material for new needs and using different art styles and different materials. So ये बड़ा अच्छा इन्होंने synthesis करा है और my compliments to Tariq Saab and I hope this will inspire more people from JNK to sort of look at art in this different light. नहीं देखिए हर एक जगह का अपना पर्पस होता है। यहाँ कश्मीर आर्ट एम्पोरियम एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है और हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को यहाँ आके आर्ट और यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स अपने पूरे ग्लोरी में देखें। हमने हाल ही में यहाँ जो ट्रेड फेयर लगाया था उसका पर्पस भी ये था ताकि लोगों को यहाँ आए, पता चले जो ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है उसमें यहाँ जो बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट्स है उसको भी देखें। डल लेक में लोग जाते हैं नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, हमारी कोशिश है ये एक और जगह है जहां लोग आए, यहाँ हैंडीक्राफ्ट की जो एक्सेलेंस है। पुरानी मंडी चौक जम्मू में बीती रात 12:30 बजे के करीब बिजली की तारों को आग लग गई और आग लगने के कारण एक दुकान जलकर खाक हो गई। स्थानीय दुकानदारों ने बिजली विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया और बताया कि एक एक खंभे पर तारों का झुरमुट बांधा गया है जिससे तारें आपस में टकराती रहती हैं। दुकानदारों ने बताया कि इस संबंध में कई बार हम प्रदर्शन भी कर चुके हैं लेकिन विभाग के साथ साथ प्रशासन भी गहरी नींद में सोया हुआ है और इन्हीं की लापरवाही का खामियाजा मासूम दुकानदारों को भुगतना पड़ता है। सारी बिजली नहीं बंद हो रही वहाँ नहीं थले मार थले अंदर बढ़िया नहीं अंदर बढ़िया नहीं आके खंबे वाली जान से बाहर तारा दूर अंदर नहीं बढ़नी चाहिए आ रही ये देखा एक नंबर उठा दे पास दो लाइट है एक ब्लॉक आरएसपुरा के अंतर्गत आने वाला गांव वालाचक में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित भी किया गया लेकिन विभाग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने मौजूदा सरकार पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार यहां पर रहने वाले लोगों की सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान यहां पर बड़े बड़े वादे किए गए लेकिन सरकार वोट निगलकर अब चुप्पी साधे हुए है। इस मौके पर लोगों ने कहा कि इसकी तरह शीघ्र ध्यान दिया जाए, अगर इस बीच कोई अनहोनी हुई तो उसकी जिम्मेदार केवल प्रशासन होगा। आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं अपने गांव में स्वागत करता हूं। मेरे नारे लाओ, नारे लाओ ना, 2-3 नारे तो लाओ।
सरकार ने रेलवे बेची, एयरपोर्ट बेचा, बिजली बेचा, और हो सकता है कल के आसमान भी बेची होने सारे सिरा पर है। ऐसी सरकार मोदी सरकार बिल्कुल गरीबों के हक च नहीं है। पंजाब च देखो उत्थे कदों ही बिजली किसानों की फ्री मिला दी है, इतने बिल्कुल भी कभी भी जो हूँ आते हैं लाइनमैन आते बंबियां बंद करो जी, बंबियां नहीं चल सकदियां, कनैक्शन नहीं है। ठीक है बंबियां ने कनैक्शन लाँगे, जो आता है थोड़े अपनी टीम भेजो। ये जेडे महकमे के जेई शेई बड़े अफसर ने उन्हें मैं कदे ग्रां देखा कि नहीं है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। गरीब बंदा जो मर्जी कला, वो आते हैं कि ये पब्लिक ग्रीवेंस है, ये चलता रहता है। कि चलता रहता है पब्लिक ग्रीवेंस है, तुम्हें इसका हल भी करना है। क्यों नहीं तुम अदू दे तारा तुम देखो, अज फिर दोबारा शाट लो, मैं तुम्हें पहले भी गलाया हा, देखो तुम किन्ने किन्ने फुट पर के तारा पेदियां। ये हूँ बारिश लगनी 2-4 दिन बारिश भरी, इतने कोई जानवर या कोई बंदा कोई भी हादसा होया, इसका मैं पहले भी थोड़े कने जिक्र किया कि यह बिजली महकमा जिम्मेदार है। साढ़े पिंड की जो भी कोई अगर एक बच्चा छोटा कुत्ता बिल्ली जानवर इनके खिलाफ मर्डर का केस, हत्या का केस, अटैम्प्ट टू मर्डर जानी बुझिए एक घर आ रहा साढ़े कन्नै। क्यों नहीं लब्भा दा कि तारा जड़ियां ने रोज टच हो रही, वो खास करिए मैं जो तुम्हारे साथी नहीं थे पुजे दे उन्होंने भी ये वीडियो जरूर पहुंचानी, जो मैं लाइव वीडियो उस दिन बनाई ही। इस तरह लगा था कि जी दिने दिहाड़ी आज दिवाली है। किसी का गारू भगत बना है ना, तब तक मेरे बाली चक डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, तो ना ही वो इस गांव में आया है। जहां भी गया है उसकी इंसल्ट होती रही है। तो उनको नहीं ये पता किसान इतना परेशान है। कितना वोट मेरे गांव का गया है बीजेपी का, तो अपने खेतों में देखो उन्होंने बेचारे पनीरी और पट्ठे बीजने हैं, तो ना टाइम की बत्ती आ रही है और ना ही कुछ आ रहा है। तारे हैं जो बिल्कुल टूटी हुई 1947 की तारें जो लगी हुई है। तो इनकी सोच आनी चाहिए डीडीसी गारू भगत को। ये कहता है मैं एमएलए इलेक्शन लड़ना है, क्या एमएलए से इलेक्शन लड़ना है? सब वर्कर सब जो गांव वासियों के जहां भी तूने इलेक्शन लड़ना, सब लोग आपसे नाराज है। मैं इतनी गुजारिश करता हूं, आप जागिए, उठिए और देखिए, जिनके पीछे तू फिर रहा है ना, ये आपका कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हमारे गांव की समस्या हल करो। अगर नहीं तो हल करना तो हम और भी रास्ते बड़े, हमारे पार्टी के संगठन के बंदे हैं। मैं जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने आए रेड्डी जी, उनसे भी बात करूंगा। ये क्या है डीडीसी वाले, पीछे जो मैंने मीरा साहब में गया, वो भी इसकी जान को रो रहे हैं, विद्या मोटन को, वो भी ऐसे कर लिया। कोई काम नहीं इन्होंने किया, घर से बाहर नहीं निकले। सिर्फ चाहिए टिकटें चाहिए, इनको टिकटें चाहिए। वही लोगों के पास से जाओ। अब पिछले दिन प्रेम में जाके गया था, क्या हालत की थी उधर। म्यूनिसिपैलिटी के पूर्व चेयरमैन रमेश सैनी ने आज अरनिया में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने अरनिया सिंचाई विभाग के प्रति नाराजगी को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल लाखों रुपए खर्च कर नहरों की साफ सफाई करवाती है, लेकिन फिर भी यहां तक नहरों का पानी यहां के किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें खेती के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बरसात अभी नहीं हुई है, जिससे उनकी खेती नष्ट हो रही है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी बुनियादी सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए यहां के किसानों को सुविधाएं देने की अपील की। मैं पूर्व चेयरमैन अरनिया म्यूनिसिपैलिटी से रमेश सैनी। आज बड़ी दुख की बात है हमारे किसानों के प्रति कि हमारे जो किसान हैं पूरे हिंदुस्तान का कि अन्नदाता होता है, तो अपनी फसल तैयार करके हर कस्बे में, हर क्षेत्र में, हर स्टेट में फसल की जाती है, तो उसका अनाज लोग खाते हैं। आज दुख की बात, लाखों रुपया खर्च करके सरकार नहर बनाई है। नहर के ऊपर हर साल लाखों रुपया खर्च होता है कढ़ाई के लिए, सफाई के लिए, पर अफसोस है इस बॉर्डर क्षेत्र में नहर का पानी नहीं पहुंचता। बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे किसान भाई, पैडी का सीजन है, बड़े गुस्से में है, बरसात का मौसम है, बरसात नहीं हो रही है, पंप सेट है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, पैडी की जो पौधा है पनीरी जिसको बोलते हैं वो जल रही है, किसान दुखी हैं। हम सरकार से, माननीय गवर्नर, आदरणीय गवर्नर साहब से जो अपील करते हैं कि जो बॉर्डर क्षेत्र का जो एरिया है, अररिया क्षेत्र जो पड़ता है, वहां के किसानों को नहर का पानी नहीं मिल रहा है, ना ही पहुंच रहा है। ट्यूबवेल, पंप सेट, ट्यूबवेल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ट्यूबवेल है सारे जले हुए हैं, सड़े हुए हैं। चैनल कनाल जो होती है, नाली होती है, वो गिरी हुई है, बुरा हाल है। किसान बहुत दुखी हैं। किसानों की
आपके प्रति अपील करते हैं, गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जो पंप सेट है वहाँ के जो ट्रांसफार्मर जो जले हुए हैं उनको जल्दी ही मरम्मत कराया जाए, चलाया जाए, तो किसान राहत की सांस ले सके। और हम आप सबसे एक निवेदन करते हैं कि किसान अगर पंप सेट खराब पड़े हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से किए गए वादे पूरे न होने पर नाराजगी व्यक्त की। आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों और उनके रवैये से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने संसद के मौजूदा सत्र में जम्मू क्षेत्र का कोई जिक्र न होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग से अपील की कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। वार्ता का आयोजन किया है वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर है, वो मुद्दे जिनका हमें वादा किया गया था अगस्त 2019 को, यानी लगभग 5 साल पूर्व। देखिए 5 साल पूर्व हमें वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द राज्य का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा। हाल ही के अंदर आप सबको मालूम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी जो है कड़ी फटकार लगाई गई थी, केंद्र सरकार से पूछा गया था और केंद्र सरकार का यही जवाब था, रिप्लाई था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्र के अंदर इस समय NDA 3 का गठन हो चुका है। तमाम हमारे जो है केंद्र NDA के जो है नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर जो है प्रधानमंत्री की कमान संभाल ली है और जम्मू कश्मीर को लेकर संसद के अंदर 2 दिन चर्चाएं हो चुकी हैं, मगर उसमें जम्मू कश्मीर पूरी तरह से नरादर रहा। जम्मू कश्मीर का कोई मुद्दा वहां पर उठाया नहीं गया, ना ही जम्मू कश्मीर से जो 2 बीजेपी के यहां से सांसद जीत के गए हैं उन्होंने भी जम्मू कश्मीर को लेकर वहां पर कोई बात नहीं की गई। जम्मू कश्मीर को लेकर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो हाल ही के अंदर संकेत मिले हैं उससे ये बिल्कुल तय है कि निकट भविष्य में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने वाली नहीं है। आपको याद दिला दूं कि सन 2021 के अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर का कैडर खत्म कर दिया गया था। अब हाल ही के अंदर 2 दिन पूर्व जो है ये नोटिफिकेशन आती है, ये निर्णय लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय देखेगा, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट तय नहीं करेगी, पुलिस की सारी देखरेख जो है वो केंद्र सरकार करेगी। जो एक और बहुत बड़ा संकेत है, जो ये संकेत है कि निकट भविष्य के अंदर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। देखिए चुनावों को लेकर भी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली को लेकर भी लगातार जो है टाल मटोल देखा जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेडलाइन भी तय कर दी गई है, उसके बावजूद भी जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर कोई अभी तक तिथियों की घोषणा नहीं की गई। भारतीय मजदूर संघ के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण एसोसिएशन ने यूनियन कार्यालय परेड जम्मू में रोशु शर्मा के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें भारतीय मजदूर संघ से संबंध आंगनवाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर सरकार से मांग की है कि 600 रुपए की मासिक राज्य हिस्सेदारी को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह 10,000 रुपए हस्तांतरित किए जाए। उन्होंने नौकरी में प्रमोशन दिया जाए। अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह आंगनवाड़ी केंद्रों में भी गर्मी और सर्दी की छुट्टियां होती हैं, जबकि वे इससे अभी तक वंचित हैं, और कहा कि 2 से 3 साल पहले दिए गए स्मार्टफोन भी बदले जाएं। नमस्कार, मैं रोशु शर्मा आंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री। आज की जो प्रेस वार्ता है हमने इस संदर्भ में बुलाई है क्योंकि हमारी 2010 के बाद जो जेके गवर्नमेंट ने हमारा एक भी पैसा जो है नहीं बढ़ाया स्टेट शेयर, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा जो स्टेट शेयर है वो जल्द से जल्द बढ़ाए, क्योंकि हमें ये 600 रुपया देते हैं और मात्र 600 रुपये से हमारा गुजारा नहीं चलता है। 4500 रुपये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन पूरे भारत में हर स्टेट में जो है स्टेट शेयर जो है 8 से 10 हज़ार तक है, लेकिन हमारी जेके यूटी गवर्नमेंट है वो हमें 600 रुपया देती है। हमारे नियरेस्ट स्टेट जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली स्टेट है, वो अच्छा शेयर दे रही हैं, 8 से 10 हज़ार मिनिमम शेयर दे रही हैं, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमें 600 रुपया दे रही है। तो हम स्टेट से जेके यूटी गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारा स्टेट शेयर जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इन्होंने 2010 के बाद हमारा एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है।
तो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें हैं वो बहुत गुस्से में है, रोष में है, और वो कहते हैं कि अगर हमारा ये स्टेट शेयर नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे जो है वो एक एजिटेशन का रूप ले लेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है सीनियरिटी लिस्ट। इन्होंने हमारी प्रमोशन पॉलिसी जो है वो बनाई है, लेकिन वो टाइमली हमें देते नहीं है उसका बेनिफिट, क्योंकि उसमें हमारी बहनें जो है ओवरेज होती जा रही हैं। लेकिन ये सीनियरिटी 2018 के बाद इन्होंने ग्रेजुएट सीनियरिटी भी नहीं निकाली है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा 50% कोटा है उसको बढ़ाकर 100% जो है हमारी बहनें जो है पढ़ी लिखी है वो डिपार्टमेंटली हमें प्रमोट करे। यहाँ दिवंगत बिलाल अहमद खान की स्मृति में पीएचसी गौंडीपुरा में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता मुजम्मिल महमूद द्वारा एलडी अस्पताल श्रीनगर, सीएमओ बड़गाम और बीएमओ बीरवाह के आपसी सहयोग से किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और अन्य युवाओं को भी जीवन बचाने के लिए रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोग्राम्स अवेलेबल है, बहुत सारे मिशंस को लॉन्च किया गया, बट वो तब सक्सेसफुल हो सकते हैं जब सिविल सोसाइटी रमीज राजा, जियो नेशन न्यूज़। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लोगों का और खासकर मुजम्मिल साहब जो यहाँ पे हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका मिला पहली बार डिस्ट्रिक्ट बडगाम में किसी इवेंट पे बोलने का। और ये शो करता है कि यहाँ की यूथ में कितना एंथुसियाज्म है, चाहे ये ब्लड डोनेशन कैंप हो या कोई और सोशल एक्टिविटी हो, ये सबको पता है। जैसे कि यहाँ पे सब लोगों ने बोला कि कितना जरूरी है, आपको पता है इमरजेंसी के टाइम पे भी ब्लड की जरूरत होती है, और बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज है ये, और बहुत हर जगह पे होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने देखा एंथुसियाज्म यूथ में बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि तकरीबन हर एक सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, चाहे सिविल सीजन है, चाहे यूथ है, चाहे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, लोगों के इलेक्टेड पर्सन है, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर साहिबान सारे प्रेजेंट थे, और सब ने बहुत शाने बशाने यहाँ पे चले और इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेस बनाया। उसके साथ साथ जैसे कि आप ये रोद वारिया कामयाब गोड वोनमत मे ओतामत बह शुक्रिया अदा कर मुजम्मिल मोहम्मद यम ये ऑर्गेनाइज कोर यह प्रोग्राम और पन यम सोशल कर्मी पन्निस एरिया तमो कर पार्टिसिपेट या यम अम फ्रेंड्स ये रूद वारिया असल यह मतलब यूत तम कोर्मुत तम नश अलावे रूद यथ आय सारी आई बे यूता रिक्वायरमेंट यूता रिक्वायरमेंट तम खुद ज्यादा यानी कि वारिया गई वापस इन ब्लड दुख कहें ये खुद सोचान करो फ्यूचरस मज बे प्रोग्राम इंशाल्लाह सह सोशल मीडिया पे क्या सह दिवान तम सात पे जरूरत सह खून या पे इमदाद जरूरत सह सिगरेट बट करान सह करान एक्सपोज क्या। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।